शेरवानी वाला शख्स पुरवकार चाल चलता हुआ मेरे सामने आ गया। उन दोनों अफराद ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। दूसरे फकीर अभी नाश्ता ही कर रहे थे। आप नाश्ता नहीं कर रहे मियाँ साहब, पुररोब शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। ए लो, नाश्ता कैसे करे बेचारा, वो कालिया कल्लन जो 430 करके इसका नाश्ता ले गया है। बेचारे को और दे दो मियाँ जी, भूखा है। औरत ने सिफारिश की, आपको थोड़ी सी जहमत देना चाहता हूँ मियाँ साहब, गरीब खाने तक जहमत करनी होगी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। बाद में आप जहाँ हुक्म करेंगे हम वहाँ पहुँचा देंगे आपको, खुदारा इनकार ना कीजिए। मियाँ फतेह मोहम्मद, कोई तांगा करके मियाँ साहब को एहतराम से घर ले आओ। वो देखो, वो खाली तांगा गुजर रहा है। उस शख्स ने एक सिमत इशारा किया और दूसरा शख्स तांगे की तरफ दौड़ गया। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तकदीर के फासले अहम होते हैं, हर तहरीक का एक मकसद होता है। आखिर मुझे किसी काम के लिए ही यहाँ भेजा गया है, और काम वो तो शायद मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया था। तांगा आ गया। उस शख्स ने मुझे अपने सामने तांगे में सवार कराया। दो मुलाजिम नुमा आदमी भी तांगे में बैठ गए। शेरवानी वाले ने तांगे वाले से कहा, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ। जी सरकारे आली। तांगा घोड़ा गाड़ी के पीछे चलता रहा। मैं दोनों तरफ बनी इमारतों को देख रहा था। कोई बड़ा शहर था, मगर मेरे लिए अजनबी था। अपना तजस्सुस ना रोक सका और पूछ बैठा, ये कौन सा शहर है भाई? मेरे करीब बैठे दोनों मुलाजिम चौंक पड़े। तांगे वाला बेइख्तियार बोल पड़ा, दिल्ली है भाई मियाँ, कहीं बाहर से आए हो? तुम तांगा चलाओ शेख जी, मियाँ साहब का भेजा टल्ला है, फतेह मोहम्मद ने कहा, और दूसरा मुलाजिम उसे घूरने लगा। तेरी कुतरनी भी काबू में नहीं आएगी, चुप का बैठ। अम्मा तो मर्ची काहे को चबा रहे हो? हमने कर दिया क्या? हमने क्या कर दिया? फतेह मोहम्मद ने बुरा मानते हुए कहा। बस तू चुप का बैठा रह। कमाल है, उम्र कैद नहीं, काहे को मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहते हो? तुम्हारा दबील हूँ। लड़ना बुरी बात है भाई, तहम्मुल से काम लो। मैंने उन्हें टोका। ए लो, बोल पड़े मुरलीदास। मियाँ भाई, सब तुम्हारा किया धरा है, फतेह मोहम्मद ने कहा। मेरा तो और क्या मियाँ भाई, वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुमको? सांप? मैं आहिस्ता से बोला। सुन लो बंदू खां साहब, मियाँ जी भूल गए, और सुनाओ बड़े मियाँ को सांप की कहानी। खुदा के लिए चुप रहो, घर जाकर बात कर लेना, दूसरे मुलाजिम ने कहा। ये शहर दिल्ली है? मैंने पूछा। अम्मा तुम क्या बाराबंकी से आए हो? हाँ, मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? फतेह मोहम्मद बोला। चंदूसी से आया हूँ। तो ये नहीं पता कि दिल्ली में उतरे हो? ए भाई मियाँ, क्या हवाई जहाज से गिर गए थे? नहीं, बस यूं ही, मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली में हो पहलवान, और फतेहपुरी की जुमा मस्जिद पर बैठे थे, अब समझ में। मगर वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हें? फतेह मोहम्मद बोलने का मरीज था शायद। वो कौन साहब हैं जो शेरवानी पहने हुए थे? शेख अब्दुल कुद्दूस, अच्छे नवाब, बहुत बड़ी सरकार हैं, आधी दिल्ली उनकी है अल्लाह के फजल से। फतेह मोहम्मद बोला। वो दोनों लड़कियां कौन थीं? एक महरून निसा शेख साहब की छोटी बिटिया, और दूसरी। फतेह मोहम्मद कसम खा कर कह रहा हूँ, अच्छे नवाब से तेरी शिकायत ज़रूर करूँगा। रास्ते में बकबक किए जा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? मुलाजिम बुंदू खान ने कहा, और फतेह मोहम्मद बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गया। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन हालात का कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था। वो लड़की मेरे लिए मोइमा बनी हुई थी, जिसके जिस्म पर मैंने पूरे होशो हवास के आलम में सांप लिपटे हुए देखा था, मगर दूसरे उससे लाइल्म थे। आखिर क्यों? फिर एक कदीम तर्ज की शानदार हवेली के अहाते के सामने तांगा रुक गया। घोड़ा गाड़ी अंदर दाखिल हो गई थी। हम तांगे से नीचे उतर आए। घोड़ा गाड़ी की सवारियां अंदर चली गई थी। शेरवानी वाले शेख साहब हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक और शख्स खड़ा था, जिसे देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ये चेहरा, ये मैं पहचान गया था। ये वही नवाब किस्म का आदमी था जिसे मैंने उस वक्त देखा था जब लोग मुझे रत्ना कहते थे। इसी शख्स के साथ मैंने मामू रियाज को शकुंता के कोठे पर जाते हुए देखा था कि ये लोग इलाहाबाद के रहने वाले थे। बाद में इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल सका था। क्या मामू रियाज भी इसी के साथ हैं? शेख अब्दुल कुद्दूस एहतराम से आगे बढ़े और बोले, तकलीफ दही की माफ़ी चाहता हूँ किबला। दिली आरजू है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शें। आपको कोई काम है हमसे? मैंने पूछा। इस हकीकत से इनकार करके झूठ बोलने का जुर्म नहीं करूँगा, शेख साहब बोले। अगर आपका ख्याल है कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं।
अगर आपका काम हमसे ना हो सके तो हमें मुजरिम करार ना दीजिएगा, वो मेरी तकदीर होगी। आपके कदमों की बरकत से ही फैज़ याब हो लूँगा। शेख साहब ने कहा। फिर फ़तेह मोहम्मद से बोले, मियाँ फ़तेह मोहम्मद, मियाँ साहब को मेहमान खाने ले जाओ और इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ क़याम कराओ। तुम्हारी खिदमात इनके लिए हैं, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए वरना सज़ा पाओगे। जी सरकार, फ़तेह मोहम्मद ने खम होकर कहा। फिर मेरे सामने गर्दन झुकाकर बोले, आइए मियाँ साहब। मैं शाने हिलाकर उसके साथ चल पड़ा। मेहमान खाना हवेली के बगली हिस्से में था, उसमें दाखिल होने का रास्ता भी दूसरी सिमत से था। इस तरफ आम और शरीफे के दरख्तों की भरमार थी। 3 चौड़ी सीढ़ियाँ अबूर करके एक अरीज दालान आया और फ़तेह मोहम्मद ने दालान में बने दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल दिया। सबसे बढ़िया कमरा दे रहा हूँ मियाँ साहब, तुम्हारे को कसम अल्लाह की, नसीब खुल गए तुम्हारे तो। अभी 4 दिन पहले नवाब मिंडू गए हैं यहाँ से, इस कमरे से जाते हुए 100 रुपये दे गए थे मेरे को। कहने लगे, मियाँ फ़तेह, जब भी यहाँ से नौकरी छोड़ो मेरे पास आ जाइयो, निहाल कर दूंगा। वैसे भाई मियाँ, कौन सी बेंटी घुमा दी तुमने हमारे शेख साहब पर, बड़ा दम भर रहे हैं तुम्हारा। तुम वाकई बहुत ज़्यादा बोलते हो फ़तेह मोहम्मद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मियाँ साहब, हम तो ये सोचे हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिली को दिल्ली से बाहर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है मिर्ज़ा जी ने। मियाँ हंस बोलकर ज़िंदगी गुजार लो। हाँ ये तो ठीक है। एक बात बताओ फ़तेह मोहम्मद, ये शेख साहब के साथ जो एक साहब खड़े हुए थे वो कौन है? नब्बन मियाँ। मैं इनका नाम नहीं जानता, मैंने हंसकर कहा। ए लो मियाँ साहब, वो अच्छे नवाब की बड़ी बिटिया फ़खरुन्निसा के ममिया ससुर हैं। नाम है उनका इलियास खान इलाहाबादी अमरूद। प्यार से सब लोग उन्हें नब्बन मियाँ कहते हैं। एक बात बताऊं पते की? बताओ। बस मियाँ खाऊ कमाऊ हैं, कभी इसके घर जा पड़े कभी उसके घर जा पड़े। शेख साहब बिटिया के ससुराल का ख्याल रखते हैं। अब कोई 20 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, एंड रहे हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, बड़ी बिटिया की ससुराल इलाहाबाद में है। उनके साथ कोई और भी है? लो, उनके साथ और कौन होगा? आगे नाथ न पीछे पगा, बस यार दोस्त हैं और रंग रलियां हैं। ये क्या बताऊं मियाँ साहब, फ़तेह मोहम्मद की बात अधूरी रह गई। बुंदू खान नाश्ता ले आए थे। तुम मियाँ बातें मिठार रहे हो। पता है मियाँ साहब ने नाश्ता नहीं किया था। अम्मा हाँ, लो भूल ही गया था। तुम भी खिदमत कर लो मियाँ साहब की, एक सट्टे का नंबर मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फ़तेह मोहम्मद ने हंसते हुए कहा, नाश्ता बड़े तमाम से लाया गया था। मेरी भूख फिर चमक उठी। मैं खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। बुंदू खान ने फ़तेह मोहम्मद को कोई काम बताकर वहाँ से भेज दिया था। खुद बुंदू खान समझदार और संजीदा आदमी था। खामोश बैठा रहा। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की थी। वो बर्तन उठाकर चला गया। मेहमान खाने का ये कमरा बेमिसाल सजावट का हामिल था। मसहरी बेहद कीमती थी, दूसरी चीज़ें भी उसी मयार की थीं। मैं गहरी सांसें लेकर एक गोशे में जा बैठा। जो कुछ हुआ था उस पर गौर कर रहा था। चंदूसी से रेल में बैठा था, कंबल पोश के अल्फाज सुने थे और बस। इसके बाद ये सब कुछ और वो कंबल अब मेरे पास था। इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती थी? मगर दिल से सवाल करता तो जवाब मिलता कि मुझे यहाँ भेजा गया है और ये सब कुछ बेमकसद नहीं है। मुझे इस मकसद के सामने आने तक का इंतज़ार करना चाहिए। अलबत्ता दिल में रह रहकर इलाहाबाद के इलियास खान का ख्याल आ रहा था। उस शख्स से अगर मामू रियाज के बारे में कुछ मालूम हो सके तो। बाहर आहटें उभरी। फिर शेख अब्दुल कुद्दूस अंदर दाखिल हुए। मैंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। मुझे गुनाहगार ना कीजिए मियाँ साहब, आप तशरीफ़ रखिए, कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। हुक्म फरमाइए मियाँ साहब। मियाँ साहब, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाज देता है। वही जानता है कि उसने आपको क्या दौलत बख्शी है। आपने मेरी बच्ची को देखकर कुछ सांप का हवाला दिया था। वो क्या था? तांगे में बैठकर मेरे मुलाजमों ने ये तस्करा किया था और मेरा दिल बेख्तियार चाहा था कि आपको गरीब खाने पर जहमत दूं। वो खातून आपकी साहबजादी हैं? जी, मेरी 2 बेटियां हैं। माबूद करीम ने यही 2 बेटियां इनायत फरमाई हैं। बड़ी के फर्ज से सुबकदोश हो चुका हूँ। छोटी के लिए अभी कुछ सोचा नहीं था कि वो इस मुसीबत का शिकार हो गई। वो मुसीबत क्या है? आपके सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, हालांकि मेरा सवाल तिश्ना रह गया है। आपने उस वक्त सांप सांप क्यों कहा था? क्या आप लोग उसके बदन से लिपटे हुए सांप से खौफज़दा नहीं होते? बदन से लिपटे हुए सांप से? शेख साहब ने खौफज़दा लहजे में कहा। हाँ, उसका फन उनके सर पर रखा हुआ था। वो नीला, चमकीला, गहरा स्याह था।
और वो उनके पूरे बदन को अपने गिरफ्त में लिए हुए था। मैंने कहा और शेख साहब दहशत ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, वो आपको नज़र आया था? तो आपको नज़र नहीं आता क्या वो? नहीं, हमें ये बसीरत नहीं मिली हजरत। अब मैं आपको पूरी तफसील बताना चाहता हूँ। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, मैं दिल्ली का कदीम बाशिंदा हूँ। अजदाद दौरे मुगलिया से यहाँ आबाद थे। ये हवेली भी उसी दौर की है। दिल्ली में थोड़ी बहुत जायदाद और कारोबार है, अल्लाह के करम से इज्जत से गुजर रही है। औलादे नरीना से महरूम हूँ और यही 2 बच्चियाँ मेरी सरमाया हयात हैं। महरुन निसा मेरी छोटी बच्ची का नाम है। कोई 8 माह पहले वो एक खुशगुफ्तार, हंसमुख और ज़िंदगी से भरपूर बच्ची थी। अचानक एक रात वो ख्वाब के आलम में डर गई और सांप सांप चीखने लगी। हम सब जाग गए और उसे बेदार किया तो वो पसीने में डूबी हुई थी। दहशत ज़दा निगाहों से छत पर लटके फानूस को देख रही थी। उसने बताया कि फानूस में सांप है और वो नीचे लटका हुआ था, उस पर गिरना चाहता था। हमारा ख्याल था कि वो ख्वाब देख रही थी। ताहम उस वक्त मुलाजमों को बुलाकर भारी फानूस उतार दिया गया और उसी के सामने चकनाचूर कर दिया गया। सांप कहीं से नहीं निकला था। उसे इत्मीनान तो हो गया, मगर वो बदस्तूर सहमी रही। फिर दूसरी सुबह उसने अपनी वालदा को बताया कि वो ये कई दिनों से सांप देख रही है। कभी ये उसे पाई बाग के किसी दरख्त की जड़ में बैठा नजर आता है, कभी फूलों के किसी कंच में, और मगर फिर वो गायब हो जाता है। लेकिन फिर उसकी नन्ही चमकदार आंखें उसे नजर आती रहती हैं। नजर नियाज की गई, सदके उतारे गए, जो मुमकिन था कर लिया गया, मगर इसे अफाका ना हुआ। वो मलूल और खौफजदा रहने लगी। 2-3 बार उसने सांप का तस्करा किया और फिर खामोश हो गई। इसके बाद 12 उससे सांप के बारे में पूछा गया, मगर उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि इस तस्करे पर वो खामोश हो जाती है। उसमें वो तमाम सिफात खत्म हो गई। पहले वो बुलबुल की तरह चहकती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश, बल्कि एक तरह से नींद के आलम में रहती है। बस कभी वो इस खोल से बाहर नहीं निकलती। उससे पूछा जाता है तो रोने लगती है। साथ ही कुछ अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा हुए जो नाकाबिले फ़हम है। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा और शेख साहब किसी सोच में गुम हो गए, जैसे उन अजीबो गरीब वाक़यात को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, उसके कमरे में खुशबुएं बिखरी रहती हैं। गुलदानों में ऐसे ऐसे हसीन फूलों के गुलदस्ते सजे नज़र आते हैं जो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना मिले। दिल्ली तो क्या, शादी के एक तकरीब में शिरकत करना थी। उसके लिबास की अलमारी में अतलस का एक ऐसा जोड़ा मिला जिसमें हीरे टंके हुए थे। वो आधी आधी रात को बाग में चली जाती है और वहाँ बैठी रहती है। बस एक बार रात का चौकीदार उसे देखकर उसके पास चला गया था। दूसरी सुबह वो बेहोश मिला, फिर पागल हो गया। ऐसे ही कुछ और वाक़यात हैं। उन्होंने सांप का तस्करा दोबारा नहीं किया। नहीं, इसके बाद नहीं। आप लोगों ने उसके पास किसी सांप को नहीं देखा? कभी नहीं, आजकल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने उन्हें किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? मेरे ख़ानदान के बुजुर्गों ने मना कर दिया। क्यों? उनका कुछ और ख्याल है। क्या मुझे मना किया गया है कि मैं अपने मुंह से कुछ ना कहूँ? 8 माह से उनकी ये हालत है। हाँ, लगभग। कोई ऐसा वाक़या जिसका राब्ता इन वाक़यात से किया जा सके? हाँ, शेख साहब ने झिझकते हुए कहा, बताइए। दिल्ली से कुछ फासले पर गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद में भी मेरी ज़मीनें और जायदाद हैं। वहीं एक कदीम हवेली भी है जो कोई 100 साल से वीरान पड़ी है। एक हिंदू बनिए ने उस पर अपना हक जता दिया और हमारे दरमियान मुकदमाबाजी शुरू हो गई। मैं वो मुकदमा जीत गया। मुकदमे के दौरान हवेली सील कर दी गई थी। मुझे उसका कब्जा दिया गया और चूंकि ये तनाज़ा अरसे से चल रहा था, इसलिए जब हम कब्जा लेने गए तो तमाम घर वाले साथ थे। महरून निसा भी थी। हवेली तबाहाल हुई पड़ी थी, झाड़ झंकार से भरी हुई। मैंने एक कमरा साफ कराया और हमने एक रात वहाँ क़याम किया था। जी, फिर बस उसके बाद ही महरून निसा की ये कैफियत शुरू हो गई। उस रात क़याम में कोई ऐसा वाक़या पेश आया था? बिल्कुल नहीं। खुशगवार चांदनी थी। बच्चे साफ सुथरे इलाके में सारी रात आंख मचोली खेलते रहे थे। आपने किसी आलिम से रुजू किया? नहीं। दरअसल मेरा ज़हन कुछ मुख्तलिफ है इस बारे में। मैंने अपने अहले ख़ानदान से इख्तलाफ किया है, मगर अब और फिर मियाँ साहब, आपने बराह रास्त मुझे मुतासिर किया है। ऐसे काम मैं करता रहता हूँ, इसका सदका उतारता रहता हूँ, खाना वगैरह इस तरह तकसीम करता रहता हूँ जिस तरह आज आपने देखा। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आप बेहतर समझते हैं मियाँ साहब। अल्लाह का हुक्म हुआ है तो आप मेरी मदद करें। वो बचपन से अपनी फूफीजाद भाई से मंसूब है।
میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے۔ صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہیں۔ اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے۔ اس کی اداسی اور غم آلود کیفیت اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے۔ شیخ صاحب نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش، ان حالات پر اپنا تبصرہ کیا کرتا۔ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دوں۔ بالآخر کہا، قبلہ شیخ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خود بھی ایک ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس اعتراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتکب نہ ہوں گا کہ میں نے مہر النساء کے جسم سے ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، جس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا، اسی لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم، اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی تو اس کی کچھ وجوہ بھی ہوں گی۔ میں دہلی میں نو وارد ہوں، چندوسی سے آیا ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے در دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ خدارا مجھے ایک گناہ گار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحت یابی کی سرخ روئی مجھے عنایت ہو جائے۔ سبحان اللہ میاں صاحب، آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جسے عاجزی اور انکساری کی دولت مل جائے اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہاں تو 2 ٹکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے۔ آپ کا قیام میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ ویسے حضور کوئی نام تو ہوگا آپ کا؟ جی، آپ مجھے مسعود احمد کہہ سکتے ہیں۔ جس شے کی حاجت ہو ارشاد فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔ مہر النساء بیگم سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے بھائی کا درجہ دیا جائے اور حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت بھی۔ سب کو ہدایات مل جائیں گی، آپ اطمینان رکھیں۔ مہر النساء پر کسی بھی وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں میری بھتیجی ہے اور مہر کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ مہر سے لگاؤ ہے۔ میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا۔ ابھی کچھ توقف فرمائیے، بعد میں ان سے ملاقات کر لوں گا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب اٹھ گئے۔ رخصتی الفاظ ادا کر کے وہ باہر نکل گئے اور میں احمقوں کی طرح دروازہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا؟ مگر کیسے؟ میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا فضل، میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے۔ میرے کانوں میں آواز ابھری اور میں چل پڑا۔ آواز اتنی صاف تھی کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، اور یہ آواز میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی۔ اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا، مگر اس وقت پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اور اس طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہ رکھ سکا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمبل کو بڑے احترام سے اٹھا کر مسیری کی طرف بڑھ گیا۔ مسیری پر دراز ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ تاریکی پھیل گئی، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں صبر و سکون سے لیٹا رہا۔ پھر اچانک میری نظروں میں روشنی کا ایک نقطہ ابھرا۔ یہ نقطہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا۔ پھر احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ میرے اطراف تیز روشنی تھی، اور اس روشنی میں میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے، اور ان دریچوں میں نہ جانے کیا کیا کچھ موجود تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو میں جاگا اور آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہمان خانہ ہی تھا، میں مسیری پر تھا اور دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کمبل احترام سے طے کر کے میں نے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فتح محمد تھا۔ اماں، بھائی میاں، روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ 1:30 بج رہا ہے۔ اماں گھوڑے بیٹھ کر سو گئے تھے کیا؟ نہیں فتح محمد، کھانا لے آئے ہو کیا؟ اماں کھانا لانے میں کون سی دیر لگے گی، ابھی لائے، فتح محمد نے کہا اور چلا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ نیند نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، اور اس میں کچھ بتایا گیا تھا۔ اس نے مجھے بہت اعتماد بخشا تھا۔ کھانے کے بعد فرصت تھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر غسل کر کے لباس سلیقے سے پہنا۔ فراست کا دیا ہوا یہ لباس قیمتی تھا، مجھے وہ حلیہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی
जो दरवेशों और गोशा नशीनों का होता है। कहा गया था वो रूप होता है, बहरूप नहीं, और रूप मिलता है, बनाया नहीं जाता। जज्ब की वो मंजिल उम्र नाम तमाम की गिरफ्त में नहीं, हाँ किसी मर्द हक की नज़र हो जाए। सो जो बहरूप भरते हैं वो झूठे होते हैं, और झूठ से हमेशा खसारा होता है। सो दुनिया को दुनियादारों ही की तरह गुजारना बेहतर है, और बहरूप भरना गुनाह। तब मैंने सोचा कि मुझे दूसरे लिबास भी दरकार हैं, और मेरे हाथ पाँव मजबूत। किसी के छोटे मोटे काम के लिए उसके दर पर जाना पड़ता, रिज़्क़े हलाल का हसूल तो नहीं, इसके लिए तो बिसात पर मेहनत करनी होती है। लेकिन अभी कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इसके बाद ये सोचूंगा कि क्या करना चाहिए। शाम के 6 बजने वाले थे। मेहमान खाने से निकला और हवेली के बाग की बहार देखता हुआ दरख्तों की आड़ से दूर निकल आया। तब एक बरगद का कदीम दरख्त नजर आया जो कई 100 साल पुराना होगा। उसकी दाढ़ियां बेशुमार थी और नीचे आकर ज़मीन की गहराइयों में उतर गई थी। मगर मुझे जिस शय ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया वो एक जंग खुर्दा कलसा था जो तांबे का बना हुआ था, और जंग तांबा खा गई थी। मगर कलसे में सोना चमक रहा था। कलसा चमकदार सोने की गुनियों से भरा पड़ा था, और ये माल था ज़माने कदीम के एक सूदखोर बनिए का, जिसने हर अच्छे बुरे ज़रिए से इसे जमा किया था और इसे यहाँ दफन कर दिया। मगर वो इसे इस्तेमाल न कर सका और मर गया। अब इसे किसी की मिल्कियत बन जाना चाहिए, मगर मेरी नहीं। ना ही मेरे दिल में उसका तमा पैदा हुआ था। मगर मैंने हाथ पांव से उस जगह को कुरेद कर देखा और अंदाज़ा हो गया कि कलसा गहराई में है। फिर कुछ बातें करने की आवाज़ें आईं और गर्दन घूम गई। वो दोनों उसी तरफ आ रहे थे और ज़्यादा दूर नहीं थे। मैंने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने मुझे। वो खुद मेरी तरफ बढ़कर आई थी, और उस वक्त मेहरुन्निसा सांप की गिरफ्त में नहीं थी। लो देख लो, यही है। नूरजहां ने शोखी से मुस्कुरा कर कहा, और मेहरुन्निसा ने उसे टहोका दिया। मुझे क्यों पीट रही हो? खुद ही तो देखना चाह रही थी। मगर कमाल है इस उम्र में फ़कीरी, मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्यों जनाब शाह साहब, आप कुछ बताएंगे? क्या बताऊं? इन्हें तो पहचान ही लिया होगा आपने। नूरजहां ने मेहरुन्निसा की तरफ इशारा करके कहा, जी हाँ, उस वक्त हमने भी आपको गौर से नहीं देखा था, मगर बाद में आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी। वो तारीफ़ें सच हैं या कोई और किस्सा है? किस्सा क्या हो सकता है? मैंने पूछा। बस वही कि एक मोहल्ले में था हमारा घर, वहीं रहता था एक सौदागर, यानी मसनवी, ज़हरे इश्क या फिर ज़ेबुन्निसा और आकिल खान वाला मामला। नूरजहां बहुत तेज़ और शौक थी। इतनी बेलगामी अच्छी नहीं होती नूरजहां, मेहरुन्निसा ने वापस होते हुए कहा। सुनो तो, अरे रुको तो, नूरजहां ने कहा, मगर मेहरुन्निसा तेज़ी से आगे बढ़ गई। मजबूरन नूरजहां को भी उसके पीछे जाना पड़ा। मैं खामोशी से उन दोनों को जाते हुए देखता रहा और दोबारा उस वक्त चौंका जब एक दरख्त के उकब से तालियां बजने की आवाज़ें सुनी। देखा तो इलियास खान फतेह मोहम्मद के साथ खड़े नजर आए और दरख्त के उकब से निकलकर मेरे पास पहुंच गए। सड़कों पर भीख मांगने वाले भी बाज़ औक़ात बड़े ज़हीन निकल आते हैं, जैसे हमारे शाह साहब, मगर तुम्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि नूरजहां सच कह रही थी। मैंने इलियास खान को देखकर सलाम किया। उस शख्स से भी मैं राहो रस्म चाहता था। जीते रहो, हमारा क्या जाता है? इलियास खान मक्कारी से बोला। सूरत से ही शातिर आदमी मालूम होता था। कैसे मिजाज हैं खान साहब? मैंने पूछा। मियाँ, हम तो सदाबहार हैं, मगर तुम्हारा चक्कर ज़रा समझने समझाने का है। इलियास खान ने मायनी खेज निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं खान साहब। खैर, समझ तो सब कुछ गए होगे, ये दूसरी बात है कि बनने की कोशिश कर रहे हो। मगर सुनो, हम तो यारों के यार हैं, बड़े बड़े चक्कर चला चुके हैं, खुद भी जवानी की उम्र का अंदाज़ा है हमें, और उम्र ऐसे ही खेल खेलने के लिए होती है। मगर किसी समझदार को राजदार बना लेना अच्छा होता है। क्या चक्कर है जाने मन? इलियास खान ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। गो आपकी बातें वाकई मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन समझना चाहता हूँ। मिली भगत चल रही है किसी से, नूरजहां से या मेहरुन्निसा से? ओह, ये बात है। नहीं खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आपका ख्याल गलत है ये। देखो मियाँ, जब आदमी ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करे तो अगले को भी गुस्सा आ जाता है, और फिर ये तुम्हें पता तो चल ही गया होगा फतेह मोहम्मद से। फतेह मोहम्मद ने हमें बताया था कि तुम हमारे बारे में भी पूछ रहे थे, तो ये तो मालूम हो ही गया होगा कि इस घर में हमारी रिश्तेदारी है, दूर की ही सही, मगर आते हैं, खाते पीते हैं, और फिर बेचारे अपने शेख अब्दुल कुद्दूस, अल्लाह मियाँ की गाय, बल्कि अल्लाह मियाँ के बैल, 1 मिनट में हर एक पर एतबार कर लेते हैं।
हमें अंदाजा है कि मिली भगत की बात है और कोई खेल खेल रहे हो। सूरत से भी फकीर मालूम नहीं होते। ये सूट भी अच्छा बढ़िया पहना हुआ है। हुलिया बिगाड़ने से क्या होता है, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, लेकिन यारों से यारी करना ज़्यादा अच्छा होता है। ये फतेह मोहम्मद तो बावला है। कहने लगा कि खान साहब ज़रा शाहजी से बात करके सट्टे का नंबर मालूम करें, इसीलिए पीछे लगा आया। हमने तुम्हें मेहमान खाने में देखा और फिर इस तरफ आते हुए, तब पता चला कि साहबजादे तो कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हैं। राजदार बना लो, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मैंने कहा, खान साहब सट्टे का नंबर मालूम करना चाहते हैं आप? पहले तो यही सोचा था कि फतेह मोहम्मद की बात पर यकीन कर लें, मगर अब जो कुछ सामने आया है वो तो कुछ और ही है। आपसे इसके अलावा भी कुछ बातें करनी है मुझे खान साहब। देखा भाई, फतेह भैया अपनी उम्र से ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने भी अच्छों के हौसले पस्त कर दिए। चलो बोलो, क्या बात है, क्या किस्सा है? हो सकता है काम ही आ जाए। तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। चल बे फतेह मोहम्मद, फूट ले और सुन, ज़बान बंद रखियो, वरना तू जानता है इलियास खान को। नहीं खान साहब, हम तो नौकर हैं आपके जी। मजाल है कसम अल्लाह की कि इधर से उधर हो जाएं, मगर एक वादा कर लेना भाई मियाँ, कुछ हाथ लगे तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। अब जाता है या लगाऊं लात? इलियास खान ने कहा और फतेह मोहम्मद हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इलियास खान एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोले, आओ पहलवान, बैठ कर बातें करते हैं। किसी अच्छे घराने के लगते हो, सूरत शक्ल से भी, हुलिये और लिबास से भी। क्या चक्कर था मेहरुन्निसा से? कोई मामला चल रहा है या फिर नूर जहां से? वैसे आदमी ज़हीन हो, सांप वाँप का किस्सा सुन लिया होगा कहीं से और ऐन मौका पर पोबारा कर दिए, और शेख अब्दुल कुद्दूस तुम्हें यहाँ ले आए। खान साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा, और इलियास खान चौंक पड़े। चंद लम्हात मेरा चेहरा देखते रहे, फिर बोले, फतेह मोहम्मद से पूछा होगा मेरे बारे में? नहीं, मैंने आपको शक्तिपुर में देखा था। कहाँ? खान साहब चौंक कर बोले, शक्तिपुर में शकुंता बाई के कोठे पर। आपके साथ चंद अफराद और भी थे और आप शकुंता बाई के यहाँ रक्सो सरूद देखने गए थे। इलियास खान ने हैरान निगाहों से मुझे देखा, देखते रहे और फिर हंस कर बोले, तुम वहाँ क्या कर रहे थे शहजादे? आपके साथ जो अफराद थे इलियास खान साहब, मैं उनके बारे में तफसील जानना चाहता हूँ। जहाँ तक आपके इस ख्याल का मामला है कि मैं यहाँ मेहरुन्निसा या नूर जहाँ के चक्कर में आया हूँ, तो बेहतर होगा कि इसे दिल से निकाल दीजिए। मैं कोई फ़कीर या दरवेश नहीं हूँ, एक गुनाहगार बंदा हूँ अल्लाह का। बस कभी कभी नज़र इनायत हो जाती है अल्लाह वालों की और हुक्म मिलता है कि किसी का कोई काम कर दिया जाए, तो कोशिश करता हूँ। ले, वो कुत्ते के दुम वाली बात हो रही है कि 12 बरस नलकी में रही मगर टेढ़ी की टेढ़ी। अब तुम्हें रंगे हाथों यानी कि पकड़ लिया हमने, और तुम फिर भी वही राम कहानी सुना रहे हो हमें। इलियास खान साहब ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिला दूंगा इलियास खान साहब, लेकिन इन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो शक्तिपुर में आपके साथ थे। चलो ठीक है, मगर तुम्हारी इस मालूमात से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है भाई? दुनियादार हैं हम, कम से कम फ़कीर बनकर इश्क व मोहब्बत का नाटक नहीं खेलते जैसे तुम खेल रहे हो। रंगीन मिजाज हैं, शौक रखते हैं, माल खर्च करते हैं, कोठों पे जाते हैं। अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ शहजादे, मगर तुम उन लोगों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उनमें से एक साहब मेरे शनासा थे, उनके बारे में आपसे मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। क्या नाम था उनका? इलियास खान ने पूछा। रियाज, मैंने जवाब दिया और इलियास खान सोच में डूब गए। फिर बुड़बुड़ाते हुए बोले, उस दिन हमारे साथ रशीद खान साहब थे, गुलाम अली था, फरीद अहमद थे। हाँ, याद आ गया, तुम मुंशी रियाज की बात कर रहे हो। बिल्कुल ठीक, फरीद अहमद के यहाँ मुंशी है वो शब्द। फरीद अहमद ज़रा यारबाश किस्म का आदमी है, नौकरों से भी दोस्ती ही रखता है। किसी काम से गए थे हम लोग शक्तिपुर, मुंशी रियाज भी साथ ही था, और जब हम गाना सुनने गए तो मुंशी रियाज को भी साथ ही ले गए थे। बस इसके अलावा और कोई रियाज नहीं था हमारे साथ। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हसरत भरे लहजे में पूछा, क्या मुंशी रियाज साहब फरीद अहमद के साथ इलाहाबाद में रहते हैं? हाँ भाई, फरीद अहमद इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा कारोबारी है। मुंशी रियाज बहुत अरसे से उसके साथ काम करता है। आपको कुछ और भी मालूम है उस शख्स के बारे में? मैंने धड़कते दिल से पूछा और इलियास खान मुझे घूरने लगे। ए अकल की बात करो भाई, किसी आदमी के मुंशी के बारे में मैं इससे ज़्यादा और क्या जान सकता हूँ? मेरा मतलब है कि मुंशी रियाज इस वक्त भी इलाहाबाद में ही है। जब फरीद अहमद इलाहाबाद में हैं तो मुंशी रियाजुल्लाह इलाहाबाद में क्यों नहीं होंगे? मगर तुम्हारा उस शख्स से क्या ताल्लुक़ है?
میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ الیاس خان کہنے لگے، اچھا اب تو بتا دو کہ قصہ کیا ہے؟ اگر کوئی قصہ ہے بھی خان صاحب تو آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے، سمجھے؟ تمہارے بھلے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہم تمہارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے سچ مچ بتا دو، یہ روپ بدلا ہے نا تم نے، یا کچھ جانتے بھی ہو؟ ان باتوں کو جانے دیجئے الیاس خان صاحب، آپ اپنی بات کیجئے۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں نا آپ؟ چلو بیوقوف بنانا شروع کر دیا تم نے ہمیں۔ بتا سکتے ہو سٹے کا نمبر تم؟ الیاس خان نے پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ الیاس خان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سٹے سے حاصل ہونے والی رقم یہیں اور اسی جگہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ الیاس خان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ غالباً بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سٹے کا نمبر معلوم کر کے ظاہر ہے آپ سٹا کھیلیں گے۔ اس سے آپ کو جو رقم حاصل ہوگی وہ سب کچھ اگر یہیں مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا دولت آسمان سے برسے گی؟ الیاس خان نے کہا، نہیں، زمین سے حاصل ہوگی۔ لیکن الیاس خان صاحب، آپ پر وہ دولت اس وقت حلال ہوگی جب آپ میرا بھی ایک کام کر دیں گے۔ الیاس خان مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے پھر کہا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا خزانہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں جب آپ الہ آباد جائیں تو فرید احمد کے یہاں موجود منشی ریاض سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ایک شخص کچھ عرصے کے بعد آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے، آپ بس انتظار کریں۔ اس کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے باپ کا نام محفوظ احمد۔ بتائیے الیاس خان صاحب، آپ میرا کام کریں گے؟ بتائیں۔ یہ سب کچھ تو خیر میں کر ہی دوں گا، مگر تم وہ دولت والی بات کا کیا کہہ رہے تھے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ میں نے پھر کہا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں امیدوں کی چمک آ گئی تھی۔ الیاس خان نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، کر دیں گے بھائی، کر دیں گے، چلو وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ بات ادھوری رہے، دولت کی ضرورت ہے۔ کس کو نہیں ہوتی؟ الیاس خان نے کہا، تمہاری ضرورت برگد کے اس درخت کے اس حصے کو کھود کر پوری ہو سکتی ہے جہاں وہ اس کی سب سے چوڑی داڑھی میں پیوست کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میاں تانبے کی ایک کلسا گڑھا ہوا ہے جس میں سونے کی اشرفی بھری ہوئی ہیں، میں نے کہا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، کیوں بے تکی چھوڑے جا رہے ہو شہزادے؟ وہاں اشرفیاں گڑھی ہوئی ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا اور پا لو تو میری بات کا خیال رکھنا۔ سلے میں مجھے وہی سب کچھ چاہیے جو میں نے تم سے کہا، بس۔